फ्रेंड्स, आई एम नैन्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी एच। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी एंड आप हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो उसके अंदर हमने कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक्स कवर किए थे, जिसके क्या क्या नाम थे। सबसे पहले हमने टॉपिक जो कवर किया था उसका नाम था रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज क्या चीज होते हैं। एंड सेकंड जो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था वो किया था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट। यानी कि ऑर्गेनिजम्स के टाइप किस बेस पे हमने डिस्कस किए थे कि वो किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, उस बेस पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। उस बेस पे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो मेनली 2 टाइप्स के थे। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। और जो हमने थर्ड जो टॉपिक हमारा डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके आगे हमने कुछ इसके फर्दर सब टॉपिक्स डिस्कस किए थे। क्रॉपिंग पैटर्न, अगर हम कहें इसको, क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर इंक्लूड होते हैं ये सब टॉपिक्स जो मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ये इसी टॉपिक के आगे भी कुछ पार्ट आएंगे, तो ये टॉपिक हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। जो फर्स्ट इसका जो सब पार्ट रहेगा वो था पिछली वीडियो के अंदर इंटरक्रॉपिंग। सेकंड जो सब पार्ट था इसका नाम क्या था, मिक्स्ड क्रॉपिंग। एंड जो लास्ट इसका सब पार्ट था उसका क्या नाम था, क्रॉप रोटेशन। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा थर्ड जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। और इसका जो हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर वो क्या था, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग तक हम अपना जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका क्या नाम है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। यानी कि सीजन के बेस पे जो क्रॉप्स हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जो सीजन के बेस पे अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो सीजन के बेस पे जो क्रॉप्स हैं वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। क्रॉप्स जो हैं सीजन के बेस पे वो कितने टाइप्स की होती हैं, मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है खरीफ क्रॉप। सेकंड जो इसका क्रॉप है वो है रबी क्रॉप। थर्ड इसकी जो क्रॉप है वो है जैद क्रॉप। सो गाइस, मेनली जो सीजन के बेस पे जो क्रॉप्स हैं वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप, सेकंड वन इज रबी क्रॉप एंड थर्ड वन इज जैद क्रॉप। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि खरीफ क्रॉप क्या होती है। खरीफ क्रॉप क्या होती है, ये ऐसी क्रॉप है जिसको हम कब ग्रो करवाते हैं, हम कहें कि जो इसके सीड्स हैं वो हम कब बोते हैं, जब मॉनसून का सीजन आ जाता है। उस मौसम के अंदर जब स्टार्टिंग होती है मॉनसून की, उस मौसम के अंदर हम क्या करते हैं, खरीफ की जो क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो करवाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉनसून की स्टार्टिंग होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं और उनकी हार्वेस्टिंग यानी कि उनकी कटाई कब कर लेते हैं, जब मॉनसून क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। जब मॉनसून खत्म हो जाता है तो उस टाइम पे हम क्या कर लेते हैं, जो खरीफ की क्रॉप्स होती हैं उनकी हम कटाई कर लेते हैं। तो इनको जो हम मेनली बोते हैं वो कब बोते हैं, जून जुलाई के अंदर। एंड इनकी हार्वेस्टिंग कब कर लेते हैं हम, सितंबर अक्टूबर के अंदर। ओके गाइस, सितंबर
अंदर हम इसकी क्या कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग। और अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, राइस इसका मेन एग्जांपल होगा। ओके गाइस, तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड क्रॉप, जिसका क्या नाम है, रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो हम क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करवाते हैं, सॉरी विंटर के अंदर। क्रॉप को हम कब ग्रो करवाते हैं, विंटर के अंदर हम क्या करवाते हैं, क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। और हम कब इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, यानी कि अब विंटर के अंदर ग्रो करवाया, यानी कि कब ग्रो करवाया, अक्टूबर नवंबर के अंदर हमने इसको क्या करवा दिया, ग्रो करवा दिया। एंड इसकी हार्वेस्टिंग हम कब कर लेंगे, अप्रैल मार्च के अंदर। ओके गाइस, तो हमारा जो इसके एग्जांपल्स होंगे वो क्या होंगे, इसके एग्जांपल्स होंगे वीट। ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप है वो है जैद क्रॉप। तो जैद क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है, जैद क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसको हम खरीफ सीजन और रबी सीजन दोनों के बीच में ग्रो करवाते हैं। यानी कि दिस क्रॉप इज ग्रोन बिटवीन द सीजन्स ऑफ खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ओके गाइस, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, जो हमारा वाटरमेलन है ना, तरबूज है, खरबूजा है, वो सब किसके एग्जांपल्स हैं, हमारे जैद क्रॉप के एग्जांपल्स हैं। ओके गाइस, तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, इंप्रूवमेंट इन यील्ड। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है, इंप्रूवमेंट इन यील्ड। यील्ड क्या होती है, सबसे पहले हमें वो ही पता होना चाहिए कि यील्ड का मतलब होता है, सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यील्ड के बारे में। तो यील्ड क्या चीज होती है, यील्ड का मतलब होता है किसी भी क्रॉप को अगर हम ग्रो करवा रहे हैं तो उसकी अमाउंट कितनी है। तो यील्ड का यहाँ पर सिंप्लीफाई, अगर सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें कि यील्ड क्या चीज होती है, तो यील्ड क्या चीज होती है, किसी भी फसल की या किसी भी चीज की अमाउंट कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड। ओके गाइस, तो अब हमने यहाँ क्या टॉपिक है हमारा, इम्प्रूवमेंट इन यील्ड, यानी कि अब जो अमाउंट है क्रॉप की उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसके भी आगे हम कुछ ना कुछ मैनेजमेंट होती हैं जो क्या करती, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी यील्ड है क्रॉप्स की वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। सो गाइस, अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अब हम सारी की सारी मैनेजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसकी हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसकी 3 मैनेजमेंट्स हैं मेनली, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेकंड वन इज क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ओके गाइस, तो अब हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जैसे कि आपको यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि क्रॉप की प्रोडक्शन हो रही है, उस चीज की मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कि किस टाइप से क्रॉप की प्रोडक्शन करवाई जा रही है, क्रॉप की प्रोडक्शन की क्या करवा रहे हैं, अब हम मैनेजमेंट करवा रहे हैं। तो उसके अंदर हम 3 स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट्स, अमाउंट की बात करें या फिर वैरायटी की बात करें, यानी कि अमाउंट और वैरायटी किसकी, न्यूट्रिएंट्स की। ओके गाइस, नेक्स्ट जो आता है वो आता है इरिगेशन। तो थर्ड वन जो हमारा स्टेप आता है वो आता है क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न। ओके गाइस, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स की किस टाइप से हम क्रॉप की प्रोडक्शन की मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि क्रॉप की जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी किस टाइप से हम मैनेजमेंट कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है,
और उसको वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, जब वो फूड ईट करता है ना। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या है कि जब किसी भी प्लांट को एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर और प्रॉपर टाइम पे, एंड लास्ट वन इज ऑफ प्रॉपर वेराइटी। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, हर प्लांट को अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसी को अलग अलग, अगर हम बात करें कि किसी को किसी भी न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को बहुत ही ज़्यादा लो अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें हर प्लांट को उस प्लांट के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाने हैं। अगर किसी प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है तो हम उसे क्या करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर किसी को कम न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट को हम कम अमाउंट में ही न्यूट्रिएंट्स देंगे। क्योंकि अगर हम उसको तो रिक्वायरमेंट है लो, यानी कि कम न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, तो वो उससे भी क्या होगा कि जो प्लांट है वो अच्छे तरह से अपनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अपनी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो हमें अच्छी यील्ड यानी कि अच्छी अमाउंट जो है वो क्रॉप की नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है प्रॉपर टाइम की। यानी कि हर प्लांट को एक प्रॉपर टाइम पे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें क्या करना है, उस प्लांट को जिस टाइम पे उसे क्या रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, हम उस टाइम पे क्या करें, उस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएं। तो उससे क्या होगा कि जो प्लांट है वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर पाएगा। नेक्स्ट की एक प्रॉपर वेराइटी, यानी कि वेराइटी भी अच्छी देनी चाहिए उसको। हर प्लांट को अच्छी वेराइटी का हमें क्या देना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने चाहिए। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को कहाँ कहाँ से गेन करते हैं। ओके गाइस, तो जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को कहाँ कहाँ से गेन करते हैं, वो 3 टाइप से जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को गेनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो प्लांट है वो जो न्यूट्रिएंट्स को कहाँ कहाँ से वो गेन कर लेता है। 3 टाइप्स के मैंने अभी बताया, वो कौन कौन से 3 टाइप्स हैं। एक है एयर, दूसरा है वाटर एंड थर्ड वन इज सोइल। ओके गाइस, तो जो फर्स्ट एयर है, एयर से अब जो प्लांट है वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है, 2 न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है। और वो कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 न्यूट्रिएंट्स को जो प्लांट्स है वो कहाँ से गेन करते हैं, एयर से। और वाटर से वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं प्लांट्स, एक न्यूट्रिएंट को गेन करते हैं, और वो कौन सा न्यूट्रिएंट है, हाइड्रोजन। ओके गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट है सोइल, सोइल से बाकी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स है वो कहाँ से गेन करता है, सोइल से। ओके गाइस, तो जो टोटल जो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट गेन करता है वो टोटल न्यूट्रिएंट्स हैं 16। उसमें से 2 न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं एयर से, 1 न्यूट्रिएंट मिलता है उसको वाटर से, यानी कि इसमें से हम 3 माइनस कर देते हैं तो बाकी कितने बचे, 13 न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स उसको कहाँ से मिलते हैं, सोइल से। और जो सोइल से जो प्लांट 13 न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है उसको हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड दूसरी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड दूसरा जो है हमारा वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को लेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 6 होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जो लास्ट 6 वन है वो क्या है, सल्फर। सो गाइस, ये 6 न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सोइल के अंदर। एंड जो हमारे दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो टोटली प्रेजेंट होते हैं 7, और वो कौन कौन से हैं, आयरन,
मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड लास्ट वन इज क्लोरीन। यानी कि टोटल ये कितने हो गए? 7 न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट कहाँ से गेन करता है? सॉइल से गेन करता है। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर की, कि मैन्योर क्या होते हैं एंड फर्टिलाइजर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्योर की। तो मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर होते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्योर्स की। मैन्योर क्या होते हैं? नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं। ये नेचुरली प्रिपेयर किए जाते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स। इनको हम नेचुरली प्रिपेयर करते हैं। जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, चाहे वो किचन वेस्ट हो, किचन वेस्ट से हमारा कितना वेस्ट निकलता है ना, चाहे वो फील्ड का वेस्ट हो, चाहे वो गार्डन का वेस्ट हो, उन सब से क्या प्रिपेयर की जाती है? हमारी मैन्योर। और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि हमने अभी बात की थी ना, फॉस्फोरस हो, पोटेशियम हो, इन सब की जो रिक्वायरमेंट होती है, या हम कहें कि जो इसकी अमाउंट होती है मैन्योर के अंदर, वो लेस होती है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अमाउंट मैन्योर के अंदर क्या होती है? कम होती है। और थर्ड वन क्या है कि जो मैन्योर है वो वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं होते। मैन्योर के साथ वाटर के साथ जो मैन्योर है वो सोल्यूबल नहीं होती। इस कारण क्या होता है कि जो वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं? धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे ही प्लांट रूट के थ्रू वाटर को अपटेक करना शुरू करता है, ये न्यूट्रिएंट्स भी इस वाटर के साथ अपवर्ड मूव करना प्लांट के अंदर शुरू कर देते हैं। और प्लांट क्या करता है? धीरे धीरे इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके गाइस, और फोर्थ अगर हम इस पॉइंट की बात करें, तो फोर्थ पॉइंट इसका बनेगा कि जो मैन्योर है वो एकदम से चीप है, बिल्कुल सस्ती है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है, तो इससे हमारा कोई भी खर्च नहीं आता। एंड फिफ्थ अगर हम बात करें, ये केमिकल फ्री होती है। केमिकल फ्री है ये, इसके अंदर कोई भी केमिकल हम ऐड नहीं करते। ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब फर्टिलाइजर्स की। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये तो क्या थे? नेचुरल फर्टिलाइजर्स थे। इनको हम नेचुरली प्रिपेयर करते हैं। जो किचन का वेस्ट है, फील्ड वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, उनसे हम क्या करते हैं? इसको तैयार करते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम कैसे तैयार करते हैं? ये फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर होते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स की हेल्प से फर्टिलाइजर्स को तैयार किया जाता है। एंड सेकेंड वन अगर हम बात करें, जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है वो क्या होती है? हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट फर्टिलाइजर्स के अंदर। और थर्ड वन अगर हम बात करें, अगर ये केमिकल्स की हेल्प से प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तो ये क्या थे? नेचुरली फर्टिलाइजर्स थे, खुद से तैयार हो रहे थे। बट ये फर्टिलाइजर्स क्या हैं? मैन मेड हैं, क्योंकि इनको कौन तैयार कर रहा है? ह्यूमन बीइंग तैयार कर रहा है फैक्ट्रीज के अंदर। फोर्थ वन अगर हम बात करें कि ये क्या है? चीप है, लेकिन ये क्या है? बिल्कुल भी चीप नहीं है। ये क्या है? एक्सपेंसिव है। इसके लिए हमें बहुत खर्च करना पड़ता है। इसको खरीदने के लिए हमें बहुत खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम इसके फिफ्थ पॉइंट की बात करें, ये क्या था? वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं था। मैन्योर वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं था, बट फर्टिलाइजर्स क्या है? वाटर के अंदर सोल्यूबल है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही ये वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट अपनी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। इस प्रोसेस से क्या होता है कि ये स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस है, बट जो ये प्रोसेस है इससे क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे प्लांट क्या करता है? अपटेक करने शुरू कर देता है।
उससे क्या, चाहे ये स्लो प्रोसेस है बट ये क्या है, बेनिफिशियल है, ये क्या करती है, हार्म कोज कर देती है। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, हमने अभी यहाँ फर्टिलाइजर्स डिस्कस किया, तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स, बायो वर्ड जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है लिविंग, और फर्टिलाइजर तो हमने देख ही लिया कि ये क्या है, केमिकली जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, अगर हम कहें कि जो केमिकल्स हैं जो ऐड ऑन किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को पूरा करने के लिए सॉइल के अंदर, इनको ऐड किया जाता है। यानी कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किसका काम करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर का काम करते हैं, इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा हुआ है, बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच एक्ट एज फर्टिलाइजर्स आर कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। ओके गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इरिगेशन। हमने अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया, न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट था न्यूट्रिएंट्स, सेकेंड पॉइंट क्या था इसका, इरिगेशन, एंड थर्ड वन क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न। तो हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है डिटेल में। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है सिंचाई करना। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वाटर इज एडिंग टू फील्ड। यानी कि इरिगेशन का मतलब है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए, सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या करता है कि जो प्लांट है अपनी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है। उसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो हम ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, जिससे क्या करता है, जो प्लांट है वो धीरे धीरे वो क्या करता है, वाटर की अपटेकिंग को शुरू कर देता है और उसको अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब वाटर के साथ साथ सॉइल के अंदर कुछ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वाटर के साथ साथ मूव करना ऊपर प्लांट के अंदर शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्लांट है वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ करता है एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस भी कंप्लीट करता है। ओके गाइस, तो अब क्या है कि अगर हम बात करें इसकी एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस क्या क्या होंगी। अगर मान लो कि सॉइल बिल्कुल ड्राई है, उसके अंदर हमने क्या डाल दिए, सीड्स, वो कभी भी जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो ठीक है, अगर हम सॉइल ड्राई है उसके अंदर हम वाटर को ऐड कर देते हैं, तो सीड्स क्या कर देंगे, फिर जर्मिनेट करेंगे, और उससे फिर क्या हो जाएगा, प्लांट जो है, प्लांटलेट निकलेगी एंड फर्दर प्लांट अपना प्रॉपर ग्रो करना शुरू कर देगा। ओके गाइज, एंड सेकंड जो इसकी एडवांटेज है वो है कि अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि वाटर से जो प्लांट है उसको कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है, हाइड्रोजन। तो जो उसकी ये रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो गाइज ये था हमारा सेकंड स्टेप जो है इरिगेशन। और इरिगेशन हम कहाँ से करवा सकते हैं, वेल से, रिवर से, पॉन्ड से, ट्यूबवेल से, है ना, इन सब जगह से हम क्या करवा सकते हैं, इरिगेशन करवा सकते हैं हमारे फील्ड के अंदर, जिससे क्या होता है कि जो हमारा प्लांट है वो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है एंड ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है। ओके गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को हम पिछली वीडियोस यानी कि पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर हमने 3 सब टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसका क्या नाम है, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन
वन इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ओके गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट्स होंगी उसको डिस्कस करेंगे हम। ओके गाइस, तो ये मैनेजमेंट क्या देखती है कि आपने ये एक चीज सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि कोई चीज खराब हो गई उसके बाद उसकी क्योर करने से अच्छा है कि हम पहले से ही उस चीज को बचा कर रखें, उसका बचाव करें। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पेस्ट से, इंसेक्ट से, वीड से, अब पेस्ट क्या होते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप है उसको डैमेज करते हैं। इंसेक्ट तो आप लोगों को पता ही है। एंड वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, खुद से ग्रो हो जाते हैं, जो हमारी मेन क्रॉप है उसके साथ क्या हो जाते हैं, वो ग्रो हो जाते हैं खुद ब खुद। और वो क्या करते हैं, फिर मेन जो हमारी क्रॉप होती है, जो हमने ग्रो करवाई होती है, उसको क्या करते हैं, ये उसका स्पेस कवर करते हैं, है ना। जो उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी क्या कर लेंगे, ये वीड्स ले लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी मेन क्रॉप होगी उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, वो पूरी तरह से जो स्पेस है वो कवर नहीं कर पाएगा, जो वाटर है वो भी ये अच्छी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगी कि इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो हमें वीड्स को क्या करना होता है, हटाना होता है वहां से, ताकि जो हमारी मेन क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो ठीक है गाइस, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल मेथड को चूज करते हैं, है ना। केमिकल मेथड को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। पेस्ट के लिए हम पेस्टिसाइड यूज करेंगे। पेस्टिसाइड क्या होता है, जो यूज किया जाता है पेस्ट को किल करने के लिए, ये एक केमिकल है जो क्या होता है, हम यूज करते हैं किसी भी पेस्ट को किल करने के लिए। इंसेक्ट के लिए हम इंसेक्टिसाइड, यानी कि किसी भी इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है। वीड के लिए हम यूज करते हैं वीडिसाइड, यानी कि वीड को किल करने के लिए हम वीडिसाइड को यूज करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा ये मैनेजमेंट है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, ये केमिकल्स को यूज करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए कि अनवांटेड प्लांट्स को मैनुअली करना चाहिए, वहां से हटा देना चाहिए किसी भी हो की हेल्प से, है ना। या फिर क्या करना चाहिए, हमें जो सॉइल है जहाँ पे हमें क्रॉप को उगाना है, हमारी मेन क्रॉप को उगाना है, उसको अच्छे से लूजन कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं या कुछ भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, या वहां से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, है ना। तो हमारा ये क्या था, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, जो क्या करती है, क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करना है उसकी मैनेजमेंट के बारे में बताती है। तो हमारी जो लास्ट मैनेजमेंट है वो है क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट। तो अब हम उस मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट। तो क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट कौन सी मैनेजमेंट होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो क्रॉप है उसकी वेराइटी की मैनेजमेंट करते हैं, कि हम उसकी वेराइटी को, क्रॉप की वेराइटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस चीज को हम क्या करते हैं, क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट के अंदर लेते हैं। तो अब अगर मान लीजिए हमें कोई वेराइटी है, चाहे वो प्लांट की है, चाहे वो किसी एनिमल की, है ना। तो अब हमें चाहिए कि हमने दो एनिमल्स ले लिए, हमें इस एनिमल का क्या है कि एक करेक्टर अच्छा लगा और इस एनिमल का दूसरा करेक्टर अच्छा लगा। तो यानी कि जो हम ये चीज ले रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट
या फिर हम बोल सकते हैं करेक्टर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारे इंटरेस्ट का जो करेक्टर है वो हम क्या कर लेते हैं, वहां से ले लेते हैं, फिर इन दोनों की हम क्या करवा देते हैं, फ्यूजन करवा देते हैं, उन करेक्टर्स के हम क्या करवा देते हैं, फ्यूजन करवा देते हैं, फिर उससे नया ही ऑफस्प्रिंग जो बनता है वो उस ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होता है कि नया ही कोई करेक्टर, दोनों पेरेंट्स का जो करेक्टर होता है वो इन्वॉल्व होता है। अब ये ऑफस्प्रिंग है, ये ऑफस्प्रिंग है, ये पेरेंट थे, पेरेंट 1, पेरेंट 2। अब हमने क्या किया कि इस पेरेंट 1 से एक करेक्टर लिया, इस पेरेंट 2 से एक करेक्टर लिया, हमें ये क्या लगे, करेक्टर अच्छे लगे, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, या तो नाम दे दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट या क्या नाम दे दिया करेक्टर ऑफ इंटरेस्ट। फिर हमने क्या किया कि इन दोनों करेक्टर्स को हमने फ्यूज करवाया और उसको किसके अंदर ट्रांसफर किया, ऑफस्प्रिंग के अंदर, और उससे क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग आगे पैदा होगा उसके अंदर दोनों ही जो करेक्टर पेरेंट्स हैं उन दोनों पेरेंट्स के क्या होंगे, उस ऑफस्प्रिंग के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, यानी कि पेरेंट 1 के भी एंड पेरेंट 2 के भी जो करेक्टर्स हैं वो इस ऑफस्प्रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें, ये तो था आर्टिफिशियल जो हम करवाते हैं, आर्टिफिशियल अगर हम बात करें कि हम आर्टिफिशियल वैरायटी को कैसे इंप्रूव करते हैं, आर्टिफिशियली किया हमने ये, है ना, वैरायटी को हमने क्या कर दिया ऐसे इम्प्रूव। तो ये प्रोसेस तो होता है फास्ट कि हमें जो जो करेक्टर्स अच्छे लगते हैं हम उनकी फ्यूजन करवाते हैं, उससे नया ऑफस्प्रिंग बनता है जिसमें क्या होते हैं, दोनों ही पेरेंट्स के करेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके गाइस, फिर हम क्या करवाते हैं, उसकी डबलिंग करवा देते हैं, और उस जो ऑफस्प्रिंग है डबलिंग हो गई तो उसका नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे ही नंबर इंक्रीज हुआ अब हम क्या करते हैं, उसको कमर्शियली यूज करते हैं, यानी कि उसका कारोबार करते हैं, उसको बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। ये तो थी आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, वैरायटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं। अब हम बात करते हैं कि नेचुरली कैसे जो है वो वैरायटी अपने आप से कैसे इम्प्रूव हो जाती है। नेचुरली कैसे इम्प्रूव होगी, अपने आप, यानी कि नेचुरली यानी कि नेचर के थ्रू। नेचुरली जो होगी वो कैसे होगी, म्यूटेशन होगी। अगर जीन्स के अंदर म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जीन्स, जब अचानक से जो हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो जीन्स होते हैं उनके अंदर अचानक से ही चेंज आ जाए, सडनली यानी कि अचानक से ही क्या आ जाए, चेंज आ जाए एकदम से, तो उससे क्या, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। और अगर म्यूटेशन हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो हमें हम क्या करवा सकते हैं, क्रॉप की वैरायटी क्या हो जाती है, उससे इम्प्रूव हो जाती है। ओके गाइस, तो फिर क्या होगी, क्रॉप की वैरायटी इम्प्रूव हो जाएगी। और जब हम आर्टिफिशियल जो हम करवाते हैं, आर्टिफिशियली जब हम वैरायटी को क्या करवाते हैं, इम्प्रूव करवाते हैं, तो तब क्या होता है, हम कौन कौन से करेक्टर्स देखते हैं और कौन कौन सी क्वालिटीज देखते हैं। एक तो सबसे पहले कि हाई यील्ड देने वाला हो, चाहे वो एनिमल है चाहे वो क्या है, प्लांट है, यानी कि वो क्या हो, हाई यील्ड देता हो। सेकंड जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि वो डिजीज रेजिस्टेंस हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो, यानी कि वो उसके पास बीमारियों से लड़ने की क्षमता हो, वो कम बीमार पड़ता हो। उसलिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए हम उन करेक्टर्स को लेते हैं जिसमें क्या हो कि वो हाई यील्ड हो देता हो एंड साथ में क्या हो कि जो वो डिजीज रेजिस्टेंस हो, ताकि वो बीमारियों से आसानी से लड़ पाता हो एंड कम बीमार पड़ता हो। सो गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे एंड आप हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। एंड साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें इन वीडियोज़ को, ताकि वो लोग भी इस चैनल का पूरी तरह से फ़ायदा